नमस्कार है भैया एक बार फिर से सारे लोगों को। और जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में सारे के सारे सिलेबस के बारे में बता ही दिया था सब लोगों को कि इतिहास में कहाँ कहाँ से ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं। वैसे तो कल मैंने इतिहास का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया था और कल ही मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, जो इतिहास का हम खंड उठाएंगे, वो आधुनिक इतिहास को सबसे पहले पढ़ेंगे। और फिर मैंने ये भी बताया था कि आधुनिक इतिहास में भी हम सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे। प्रेफर करने के पीछे मैंने दो तीन कारण बताए थे, जिसमें सबसे सॉलिड जो कारण था, सबसे मजबूत जो कारण था, वो यही था कि जैसे भी हम जो आज इतिहास पढ़ रहे हैं, पूरी जीएस पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है, ताकि हम किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रॉस कर पाएं। और इसके बारे में फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो आधुनिक इतिहास आजकल सबसे ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में। और आधुनिक इतिहास में भी जो सबसे ज्यादा टॉपिक आ रहे हैं वो 1885 के बाद से ही आ रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि 1857 से कोई टॉपिक नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, वो अ, एकदम शुरुआत से ही नहीं पढ़ेंगे। मैं आज जो शुरुआत कर रहा हूँ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर रहा हूँ। और जो इतिहास का हमारा आधुनिक इतिहास का जो खंड बच जाएगा, उसको जैसे ही हम 1947 तक इसको ले जाएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद हम शुरुआत से इसको करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और जितने भी एग्जाम हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फिर आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले अपनों को ये हाँ याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइड स्लाइड भी बनाई है, और स्लाइड में आपको सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई। इसके पीछे के जो कारण है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भले ही आपने पढ़ी है, हर की किताब में दी है 28 दिसंबर 1885 को, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इससे काफ़ी पहले, लगभग एक साल पहले हो चुकी थी। तो अब मैं शुरुआत से बता रहा हूँ आप सबको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। यहाँ से मैं अपना फोटो हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। हाँ भाई, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना मूल रूप से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मैं बोल रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मूलतः स्थापना। तो 1884 की एक घटना है, और उस घटना के पीछे तर्क ये दिया जाता है, जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम किताबों में ए ओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या काम किया था 1884 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय संघ, समझना, नाम ध्यान से सुनना, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन को ही मनाया गया था, वो 28 दिसंबर 1885 को मनाया गया था। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की। तो यहाँ पे दो क्वेश्चनों को अपनों को बहुत अच्छे से याद रखना है, जहाँ से कि लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन दोनों मैं आपको अभी बता रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मूलतः स्थापना कब हुई। अगर सिर्फ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 हमारा सही उत्तर होगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मूलतः स्थापना कब हुई थी, तो असल में इसकी स्थापना है वो 1885 को ना होकर के 1884 को ही हो गई थी। 1885 को ना होकर के वो हुई थी 1884 को। 1884 को हुई थी इसका पहला अधिवेशन। याद रखेंगे, अगर हमसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। मूल रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1884 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 28 1884 को स्थापना हुई थी,
इसका एक साल 1885 में, दिसंबर 1885 में पूरा हुआ था। और दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन मनाया गया। वो मनाया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, मुंबई में। और इसीलिए अगर पूछा जा रहा है इसका पहला अधिवेशन भी कौन सा है, तो इसका पहला अधिवेशन भी मनाया गया था 28 दिसंबर 1885 को। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नाम वो इसका पड़ा। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 28 दिसंबर 1885 को इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे क्लियर होने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 को। अगर पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मूलतः कब हुई, तो ये 1885 उत्तर नहीं होगा, ये हमारा उत्तर होगा 1884। यहाँ तक हमारा पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दो चीजें हमको याद रखना है, यहाँ पे नाम दिया है ए ओ ह्यूम, जबकि यहाँ पे नाम दिया है वो दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो मैंने अभी अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो मूल रूप से ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब जो स्थापना करता है, जाहिर सी बात है वो स्थापक या संस्थापक कहलाता है, और संस्थापक को ही हम जनक कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज याद रखेंगे। अगर पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक थे वो ए ओ ह्यूम थे। जबकि अगर पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट होने जाने चाहिए क्लियर। पहला तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दो पॉइंट हमारे क्लियर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की। और इसकी जो पहली बार अध्यक्षता की थी 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके बारे में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की एक उपज है। यहाँ पे याद रखेंगे, लाला लाजपत राय ने उस समय ये कमेंट किया था, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, जिसको कि मूल रूप ए ओ ह्यूम ने दिया है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष से बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो कब की? 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहाँ के या किस स्थान पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो उन्होंने की थी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अथवा यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। दो तीन क्वेश्चन अब तक अपने यहाँ से जो ज्यादा बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे पहले ही उनका उल्लेख कर दिया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपियन, एक ही बात है, अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद की अध्यक्षता की। क्लियर? हाँ भाई लड़कों, आगे आ जाओ जरा। अगला है कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 1912 में। कौन से भाई? कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 1912 में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। देखो, अब यहाँ पे जो हमने
पहली ही बार एक जो पॉइंट पढ़ा था, और यहाँ से जो मैं एक बार फिर वहां पे आपको ले जा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे मैंने अभी बोला कि कांग्रेस का जो पिता कहा जाता है, कांग्रेस के जो जनक कहा जाता है, वो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज्यादा आ रहा है, कांग्रेस का पिता ए ओ ह्यूम को कब कहा गया? इसके बारे में देखो, आप ये देख लो, कांग्रेस का पिता ए ओ ह्यूम को कब कहा गया। तो देखो, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1912 में हुआ था। और इस 27वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो आर एन मुधोलकर कर रहे थे। तो आर एन मुधोलकर जब बिहार में इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय इसी अधिवेशन के दौरान, बिहार अधिवेशन के दौरान, मुधोलकर की अध्यक्षता में ए ओहियोम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो दो चीजें अपनों को एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तो जो एग्जाम है वो स्टेट पीसीएस लेवल तक भी इस क्वेश्चन को कई बार दोहराया जा चुका है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए ओहियोम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो ए ओहियोम कांग्रेस के पिता हैं, जनक हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन इस जो बात को कब कहा गया, तो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 1912 में कहा गया। ये अधिवेशन कब कहा हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? आर एन मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता। मैंने यहाँ पे मधोलकर लिख दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मधोलकर नहीं, मुधोलकर है। तो आर एन मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ, आगे आ जाओ सब लोग। आगे है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखो, अगर पूछा जा रहा है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये कौन हो गई? एनी बेसेंट। यहाँ तक अपनों को अच्छे से याद होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इजी वाली बातें हैं। हाँ भाई, यहाँ पे आ जाओ। अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखो, दो चीजें अगर पूछा जा रहा है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट 1917 में जिन्होंने अध्यक्षता की। अगर पूछा जा रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, दोनों में डिफरेंस हमको याद रखना है। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सिर्फ महिला की बात कर रहा है। अब वो ये नहीं बोल रहा है वो महिला विदेशी है या फिर भारतीय है, हमारे देश की या फिर बाहर की है। तो अगर पूछा जाए प्रथम महिला, तो हमें उसमें सिर्फ प्रथम महिला को ही प्रेफर करना है। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये विदेश की है या फिर हमारे ही देश की है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे मैं देखो इसको जो है आउटलाइन भी कर रहा हूँ, प्रथम भारतीय भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला है 1937 में। हाँ, यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ। देखो, फैजपुर का अधिवेशन है वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, मतलब आज भी प्रेजेंट टाइम में भी जो कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं, सारे के सारे अधिवेशन है वो कभी भी कोई अधिवेशन गांव में नहीं हुआ, सिर्फ फैजपुर अधिवेशन को छोड़कर। फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ था जो 1937 में गांव में ही हुआ था। ये बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के नजरिए से। तो इसको याद रखना है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ 1937 का, ये फैजपुर अधिवेशन हमारा रहा। उसके बाद है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी मॉडर्न इंडिया से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एक अलग से अपना टॉपिक बन जाता है।
तो ये बहुत बार क्वेश्चन, मतलब ये बोल सकते हो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के नजरिए से। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की कांग्रेस के? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? तो कब की है? 1924 में, बेलगांव में। ठीक है भाई, क्लियर है सारे लोगों को? हम्म। आगे आ जाओ। अच्छा, 1907 में अध्यक्ष के पद को लेकर सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार ही विभाजन हुआ था। कांग्रेस में दो बार विभाजन हुआ था, जिसमें पहला विभाजन 1907 को हुआ, जो कि सूरत में हुआ। इस विभाजन को लेकर के जो सबसे बड़ा, इस विभाजन का जो सबसे बड़ा बड़ा कारण था, वो सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें अध्यक्ष के पद को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई थी, और इस दिक्कत का सीधा सीधा रिजल्ट निकल के ये आया। इसमें लड़ाई होने लगी और अंततः रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, और यहीं पे कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई। तो याद रखेंगे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, सॉरी, कांग्रेस का प्रथम बार या पहली बार विभाजन कब हुआ? तो ये सूरत में हुआ था 1907 में। और जब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसको फाइनली मिली? तो ये रास बिहारी घोष को मिली। ठीक है भाई सारे लोगों को? हाँ भाई, अगला जो देखो, कांग्रेस से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। और कांग्रेस के लिए ये जो जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, या फिर आप देख ही चुके हैं, छोड़ देते, खैर। तो वो काफी पर्याप्त है आपके लिए। आगे जो हमारा कांग्रेस से मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये लिए हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशनों से ही जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें है, सबसे पहला हमारा है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1891 में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। यहाँ ये जो है बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बात बता रहा हूँ। हम लोग अभी जित तक जो चर्चा कर रहे थे, तो मैं उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बोल रहा था हर बार में। लेकिन याद रखेंगे, अब तक जो कांग्रेस थी वो भारतीय कांग्रेस थी। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में इसका जो नाम था वो भारतीय कांग्रेस था। लेकिन 1891 में जब कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, तब तक 1891 तक कांग्रेस है वो एक बहुत बड़ा दल के रूप में, मतलब भारत का जो सबसे बड़ा दल था उसके रूप में कांग्रेस उभर के आ गई थी। तो इसीलिए कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी का नाम है, वो प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जो कांग्रेस है वो एक राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, और इस संस्था के साथ में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा होना चाहिए। तो उनकी इस बात को माना गया, और फिर 1891 में फाइनली क्या किया गया, कांग्रेस के साथ में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पे हमें याद रखना है, कांग्रेस के साथ में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1891 में नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया। अच्छा, यहाँ से जब ये बात है, तो अगला एक पॉइंट और आपके मन में जो है उठ रहा होगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मैंने जो ब्लैक में लिखा है, आनंद चारलू। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद चारलू ने की थी। क्लियर है भाई सारे लोगों को? हाँ भाई, समझो फिर इसी पॉइंट को समझ लेते हैं दोबारा से। अब तक जो है कांग्रेस को सिर्फ भारतीय कांग्रेस कहा जाता था। 1891 में नागपुर अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा जाए। इसलिए फाइनली 1891 में नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ दिया गया, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो पी आनंद चारलू ने की। हाँ, अगला हमारा पॉइंट है इसी में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है भाई, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ये मैंने इसमें पहली बार डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपने लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कांग्रेस के
कोलकाता अधिवेशन में, नीचे में थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम की जो रचयिता है, रचना है, या वंदे मातरम के रचयिता हैं वो कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को कहाँ गाया गया? कोलकाता में गाया गया पहली बार। कब गया तो 1896 में इसको गाया गया। ठीक है भाई। हाँ, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो एक गीत लिखा गया था वंदे मातरम, उसको गाया गया। और इस कोलकाता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता की वो M.A. सयानी ने की। हाँ भाई, अगले आ जाओ। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज का उल्लेख किया। अब देखो, स्वराज पार्टी हो गई और स्वराज के लिए लड़ाइयाँ हुई हमारे यहाँ। स्वराज का मतलब स्वतंत्रता से, पूर्ण स्वतंत्रता से। तो यहाँ तक क्वेश्चन उठना ये लाजमी सी बात है, और बहुत उठना भी चाहिए, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। स्वराज का पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब प्रयोग किया गया, या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज का उल्लेख किया गया? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। देखो, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में, मतलब 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का उल्लेख किया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही की। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन के दौरान 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया 1891 में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया 1896 में। दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया, वो 1906 में पहली बार किया। अगले इस पे आ जाओ। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। अब यहां पे आ जाओ। देखो, अगर पूछा जा रहा है पहली बार जनगण मन को कब गाया गया, तो ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। जनगण मन है वो किसके द्वारा रचित है, रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो किसने की? तो बिशन नारायण दत्त ने की। तो बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में 1911 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया। अब यहाँ पे दो चीजें, दो नहीं बल्कि तीन चीजें देखने लायक हैं। और तीनों पॉइंट को मैं एक बार नोटिस कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला भाई। ठीक है। ये तीनों देख लो। ये भी कोलकाता अधिवेशन है, मतलब वंदे मातरम भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और स्वराज शब्द है वो भी कोलकाता अधिवेशन में ही उसकी मांग हुई पहली बार। जनगण मन है उसको भी पहली बार कहाँ पे गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। तो जनगण मन, स्वराज की मांग, वंदे मातरम, ये तीनों कोलकाता अधिवेशन के दौरान किए गए थे। अब यहाँ पे समझो, देखो, जब जनगण मन वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, इसके 10 साल बाद 1900, इसके लगभग 10 साल बाद 1906 में स्वराज की मांग की गई। अब 10 का आधा कर दो भाई, कितना होगा? 5। इसके 5 साल बाद 1911 में पहली बार जनगण मन को गाया गया। तो याद रखेंगे, सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया 1896 में, उसके 10 साल बाद 1906 में, ठीक है, उसके 10 साल बाद 1906 में स्वराज की मांग की गई, और उसके आधे यानी कि 5 साल बाद, और उसके 5 साल बाद जनगण मन को गाया गया। ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, यहाँ पे थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ। तो देखो, 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को गाया गया, और फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई, और फिर जो है 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को गाया गया। उसके बाद
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, जब दोनों का मिला के एक साथ होगा तो जाहिर सी बात है संयुक्त ही होगा। तो यहाँ पे संयुक्त वर्ड जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन भी संयुक्त करके ही आता है। कांग्रेस के, एक मिनट रुकना, ये क्या हो रहा है भाई। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का पहली बार संयुक्त अधिवेशन वो 1916 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी, एमसी मजूमदार ने। ठीक है, एमसी मजूमदार। तो कांग्रेस तथा देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग है। देख, मुस्लिम लीग की स्थापना ही इसीलिए हुई थी क्योंकि कुछ लोग थे जो कि कांग्रेस के विचारों से मतभेद रखते थे, विशेष तौर में मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा से असहमत थे, हालांकि दोनों का मकसद स्वतंत्रता प्राप्ति था, लेकिन फिर भी उनके कुछ वैचारिक मतभेद थे। तो ये दोनों एक दूसरे, जो विशेष तौर पर मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, वो एक दूसरे से अब वैचारिक मतभेद रखते थे, कांग्रेस से वैचारिक मतभेद रखते थे, और इसी वजह से मुस्लिम लीग का जो है उदय हुआ था। तो उस 1906 में जब मुस्लिम लीग का उदय हुआ था, तब से लेकर के उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस का विरोध किया था, जिस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कभी भी एक साथ अधिवेशन नहीं हुआ। लेकिन इतिहास में पहली बार 1916 में ऐसी पहली घटना हुई जब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से भी जानेंगे। तो सॉरी, लखनऊ समझौता के नाम से भी पढ़ेंगे। तो इस अधिवेशन के दौरान 1916 में, लखनऊ अधिवेशन के दौरान पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पे एक साथ आए, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एसी मजूमदार ने की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो लखनऊ में हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है पहली बार किसने की, तो एसी मजूमदार ने की। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। देखो, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ये दिसंबर माह में हुआ था। और जब दिसंबर माह में ये हुआ था, तो दिसंबर माह में ये तय हुआ कि जो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में ये पहली बार निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो की जवाहरलाल नेहरू ने। एकदम क्लियर और सटीक तरीके से याद रखना है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। किसके नेतृत्व में लिया गया था, या फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर है भाई सारे लोगों को। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये शायद तुम लोगों को दिखाई नहीं देता होगा। चलो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ इसको। यहाँ पे लिखा है कांग्रेस के, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं ये हटा दूंगा ना तो तुम लोगों को दिख जाएगा ये। तो इसलिए इस पे, इस वाले पे अपना जो है फोकस रखना है, इस पे। ठीक है। हाँ, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। अच्छा, ये तो बहुत पीछे आ गए हम लोग। हाँ, देखो लास्ट वाले पे आ जाओ। कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई, और इसकी अध्यक्षता की थी, वो दिख रहा है छोटा, हल्का दिख रहा है, नीचे से कट गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। हालांकि ये जो पॉइंट है ये अभी पढ़ने लायक पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो जाहिर सी बात है ये हमारा पार्ट हो जाता है संविधान का। संविधान में भी इसको अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा चढ़ा करके इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। लेकिन अभी के लिए इतिहास में भी ये इतिहास की ही एक कड़ी है, तो इसको समझ लो। मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई वो 1931 में की गई थी, और जिसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के द्वारा 1931 में पहली बार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हाँ, तो इसके, हाँ, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखो, ये जो कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ लोगों ने विशेष टिप्पणी की थी, और इसमें हम 5-6 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें मैं वही टिप्पणी आपको पढ़ा रहा हूँ
जो कि एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है और जहाँ तक कि क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है या पहली जो टिप्पणी की है, थोड़ी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी ये टिप्पणी। अच्छा, एक बार मैं इसका कलर बदल रहा हूँ, थोड़ा मैच नहीं कर रहा है ना, ये हो गया। तो जो पहली टिप्पणी है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी तो उनका एक शब्द था, कांग्रेस के अंतर्गत जो भी लोग जा रहे हैं, कांग्रेस में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का मानना था, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, निम्न में से किस क्रांतिकारी का ये मानना था कि स्वतंत्रता के लोगों को या स्वतंत्रता के पुजारियों को भारत स्वतंत्र करने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है ऐसा मानना बंकिम चंद्र चटर्जी का था, जिसके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस पे टिप्पणी भी की थी। और तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। मतलब कांग्रेस के लोग इसलिए कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं कि उन्हें भारत को आजाद कराना है, कांग्रेस के लोग इसलिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे अच्छे पद चाहिए। तो जिस वजह से उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की। उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था और जो बड़ी बड़ी बातें होती थी, एक मिनट रुक, हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता के लिए जरूरी नहीं है कि हम वर्ष में एक बार ही संघर्ष करें। उनका मानना था स्वतंत्रता के लिए हमको वर्ष में प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन संघर्ष करना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता है वो कभी एक बार में नहीं मिलती है, बल्कि लगातार लंबे प्रयासों से, लगातार के प्रयासों से एक लंबे समय के बाद मिल पाती है। तो उनका मानना था ये जो स्वतंत्रता के लिए हम जो कुछ करें जरूरी नहीं है वो एक साल में ही करें। तो उन्होंने इस वजह से नाराज होकर के, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो एक साल बाद होता था, और इसीलिए उन्होंने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार, कलर ले रहा हूं मैं एक बार, हाँ, उन्होंने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें स्वतंत्रता के मुकाबले कुछ, या स्वतंत्रता की राह में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर ये पूछा जाए ये टिप्पणी किसकी है, यदि वर्ष में हम मेढक मेढक की तरह चिल्लाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये जो टिप्पणी की थी कांग्रेस पे, वो विशेष तौर पे बाल गंगाधर तिलक ने की थी। पदों से संबंधित कांग्रेस की टिप्पणी बंकिम चंद्र चटर्जी की है, मेढक से तुलना कांग्रेस की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस का सम्मेलन विशेष तौर पे 3 दिन तक का ही होता था, जिस वजह से इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन है वो 3 दिनों का तमाशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस को तमाशे की संज्ञा निम्न में से किसने दी, तो अश्विनी कुमार दत्त ने दी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का मानना था, ये एक गर्म दल के नेता थे। देखो, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी को छोड़ दे तो हालांकि ये भी गर्म दल से ही संबंधित थे। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं जिनकी हम यहाँ पे टिप्पणियां पढ़ रहे हैं, सिवाय छोड़ करके लॉर्ड कर्जन के, तो ये सभी लोग हैं वो गर्म दल के नेता थे। तो बिपिन चंद्र पाल का मानना था कि कांग्रेस के लोग हैं, बिपिन चंद्र पाल का मानना था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो याचनाएं करते हैं अंग्रेजों के सामने, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस वजह से बिपिन चंद्र पाल ने गुस्सा होकर के कांग्रेस के लोगों से कांग्रेस को याचना संस्था कहा था, या कांग्रेस को भिखमंगी संस्था भी कहा था। तो कांग्रेस को भिखमंगी संस्था या याचना संस्था किसने कहा, तो कांग्रेस को याचना संस्था या भिखमंगी संस्था कहा, वो किसने कहा, बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पे टिप्पणी की थी, कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। हाँ, लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस में जो ज्यादातर लोग हैं वो शिक्षित हैं, लेकिन ये शिक्षित लोग हैं वो स्वतंत्रता की राह में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितनी तेजी से इनको बढ़ना चाहिए। इसी वजह से बिपिन चंद्र पाल ने भी कांग्रेस की जो तुलना है वो मेले से की थी। सिंपल है, अगर किसी को कांग्रेस को जो है 3 दिन का तमाशा कहा तो वो किसने कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा।
याचना संस्था या भिखमंगी संस्था कहा कांग्रेस को, तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा। और अगर शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी, तो वो किसने दी, तो वो लाला लाजपत राय ने दी। अच्छा, ये लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने भी कांग्रेस पे एक विशेष टिप्पणी की थी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, उसका दोहराया भी जा रहा है बार बार। कांग्रेस गंदी चीज है और ये एक देशद्रोही संगठन है। बिपिन चंद्र पाल का मानना था कि कांग्रेस के लोग हैं वो अंग्रेजों की सत्ता को नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस को बिपिन चंद्र पाल ने एक जो है वेस्टेड, मतलब एक बेकार की या सड़ी हुई चीज या सड़ी हुई वस्तु कहा। तो कांग्रेस को सड़ी हुई वस्तु कहा और कांग्रेस को देशद्रोही संगठन भी कहा। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो भाई यहाँ पे समझ लो, हमने सिर्फ और सिर्फ विशेष टिप्पणी ही पढ़ी है, जो कि 5-6 लोगों से संबंधित है। एग्जाम में कई बार इनका जो है ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कई बार पूछा भी जा रहा है। और ये जो टिप्पणी है वो विशेष तौर पे स्टेट पीसीएस से ही संबंधित है। अदर्स जो है या फिर जो लोग ऐसे हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है हमारे, विशेष तौर पर लेखपाल, उसमें ये पूछा जा सकता है, या और इसके अलावा ये सिर्फ स्टेट पीसीएस में ही पूछा जा सकता है। अगर जो लोग भी और ये जो है एग्जाम है जैसे कि कांस्टेबल वगैरह हो गया, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनको एक बार ये जो विशेष टिप्पणी है, इस पूरे पेज को इग्नोर वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्टेट पीसीएस वाले लोग हैं और लेखपाल वगैरह हैं, यूपीएसआई हैं, उनको तो ये देखना ही पड़ेगा। यूपीएसआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पदों के भूखे हैं कांग्रेस को लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी, मेढक से तुलना की बाल गंगाधर तिलक ने, 3 दिनों का तमाशा कहा अश्वनी कुमार दत्त ने, याचना संस्था भिखमंगी संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कहा, राष्ट्रीय मेला है शिक्षित भारतीयों का, लाला लाजपत राय ने कहा, कर्जन ने गंदी चीज या जो है बेकार की वस्तु और देशद्रोही संगठन बताया। यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण हो जाता है सबसे ज्यादा, कांग्रेस को देशद्रोही संगठन किसने कहा, तो कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, देखो अब ये जो हमारे कांग्रेस से संबंधित जो टॉपिक वो पूरा हो चुका है। और जिसको भी इस टॉपिक में अगर कुछ लग रहा हो, कुछ बच रहा है, तो वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, पूरा जो है डिटेल में इसको करा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, या जो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है उससे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9917970082। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 9917970082। तो अगर कोई भी आपका डाउट है तो इस पे आप जो है मैसेज कर देना, उसका जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी अभी भी आप जो है कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो कांग्रेस से संबंधित तो भाई सारे के सारे लोग ना एक बार कमेंट कर दो, जो भी समझ में आया हो, जो भी डाउट रह गया हो पहले कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस का हमारा जो है टॉपिक पूरा हो गया है। अब सारे के सारे लोग देख लो एक बार, आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लगा रखे हैं, इन क्वेश्चनों को अभी अभी का भी हल करेंगे। ठीक है, आ जाओ अभी सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई सारे के सारे लोग, किस किस का क्या क्या डाउट है, डाउट पहले क्लियर कर लो, और डाउट क्लियर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे कांग्रेस से। हर एक टॉपिक के बाद यही हम लोगों का सिलसिला रहेगा। हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद अपनों को विशेष तौर पे क्वेश्चन आंसर जरूर लगाने हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ लोगे क्वेश्चन आंसर नहीं लगाओगे कोई भी फायदा नहीं रहेगा। समझ रहे हो भाई? हाँ भाई बताओ। ठीक है, हाँ भाई सब लोगों को क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब भाई क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, चलो मैं भी स्क्रीन पे आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, आ गया मैं भी तुम्हारे सामने स्क्रीन पे अब। हाँ भाई आ जाओ भाई सारे के सारे लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये क्वेश्चन लगा लिए ना तो सब क्लियर हो जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ भाई, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रुको जरा 1 मिनट यार, बुरे से लेके आ रहा हूँ मैं तो सही होगा फिर ये। हाँ भाई देखो, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो क्या दिया है, ये रुको यार, बहुत दिक्कत करता है ये वॉइस ना, जब तक वॉइस सेटिंग नहीं होती तब तक दिक्कत होगी, सुना ही नहीं आएगा फिर। हाँ देखो, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा
बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? यार रुको एक मिनट, ये जो पहला क्वेश्चन नहीं है, ये है यहाँ, ये है पहला क्वेश्चन। फिर पीछे हट गया। हम्म हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कर दो भाई सारे के सारे लोग जल्दी से आंसर बता दो मुझे। सभी लोग मुझे आंसर बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला हमारा ऑप्शन है 1884, दूसरा हमारा ऑप्शन है 1888, तीसरा हमारा ऑप्शन है 1885 और डी चौथा हमारा ऑप्शन है 1846। कर दो सारे के सारे लोग जल्दी से रिप्लाई करो भाई। अब सही चले तुम लोग, अब दिए सही आंसर, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 को हुई थी। और 1885 को कब? तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इस वजह से हमारा इसका आंसर सही हो जाता है सी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा हो गया सही सी। दूसरा है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, उसको मैं डिटेल में आपको बताता चलूंगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल नाम क्या था? यार कट रहा है ये तो। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल नाम क्या था? बताओ भी, करो मैसेज सब लोग जल्दी से। कमेंट कर दो सब लोग जल्दी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल नाम क्या था? हाँ, सही आंसर आ रहा है भाई। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल नाम था वो था भारतीय संघ, ये भी नहीं था। राष्ट्रीय संघ, ये भी नहीं था। भारतीय एकता संघ, ये भी नहीं था। तो हमारा कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो मूल नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम सबको, एक बार फिर से मैं रिवाज करा रहा हूँ। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से एक संस्था की स्थापना हुई थी, जिसका 1885 में नाम कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसमें राष्ट्रीय शब्द नहीं था, वो सिर्फ भारतीय कांग्रेस किया गया था। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाता है वो हो जाता है डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, यूपी टेट और सी टेट के लिए। हम्म अगला हमारा जो प्रश्न है, देखो अगला हमारा जो प्रश्न है, हाँ वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक मैंने अभी अभी आपको बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? तो अभी बताया, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बम्बई में भी किस स्थान पर हुई थी? तो तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और ये जो हुई थी वो किसके सहयोग से या फिर किसके द्वारा की गई थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ही शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं? एओ ह्यूम। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक है वो कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब सब लोग मुझको कमेंट करके बताओगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया? ये सब लोग मुझको कमेंट करके बताओगे, ठीक है? हम्म। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? कमेंट करो भाई सारे के सारे लोग जल्दी से कमेंट में आओ और कमेंट करके मुझे बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बता दो भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था?
तो अभी अभी मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ, और ये हुआ बम्बई में। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में मुंबई लिख दिया, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो उसमें उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बम्बई, यानी कि मुंबई होगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ओहिम ह्यूम ने की। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस शब्द किस देश से संबंधित है? कांग्रेस शब्द किस देश से संबंधित है? तो ये मैंने कहा कुछ नए क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे, कांग्रेस जो शब्द है वो उत्तरी अमेरिका, मतलब अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका में ही है, तो कांग्रेस का जो शब्द है, कांग्रेस नाम का जो शब्द है, वो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? तो अभी की अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें मैंने बताया था कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। सब लोग मुझको अभी ना कमेंट करके बताओ, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? जल्दी से कमेंट करो। हाँ देखो, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? कुछ लोग ना कमेंट कर रहे हैं अभी कि सर ये दिखाई नहीं दे रहा। अब देख लो, सब लोग बड़े में होकर दिया मैंने ना। अब देखो सब लोग, मैं भी आ गया इस साइड में, अब तुम भी सब हो जाओ इस साइड में। अब बता दो, कांग्रेस के डिफरेंट के दिमाग की उपज किसने बताया? ऑप्शन भी दे दिया अब तो तुम्हें। हाँ अब देखो, हाँ इसको देख लो। पहला हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो है लाला लाजपत राय, अगला है अश्वनी कुमार दत्त, सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो देखो, अभी अभी मैंने बताया था लाला लाजपत राय हैं, जब कांग्रेस की स्थापना की थी तो उन्होंने कहा था ये जो कांग्रेस बनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डफरिन के कहने पे बनी है। इसीलिए लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की एक उपज है। और इसका देखो मैं डिस्क्राइब डिटेल में तुमको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे इसको कराया था। देखो ये देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला अपने ने पॉइंट पढ़ा था, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। हो गया भाई सारे लोगों को क्लियर? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। अब मैंने इसको बड़े में कर रहा हूँ, अब ये मत बोलना कि भाई सर फिर से दोबारा से करो। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, डफरिन के दिमाग की उपज वाला हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो मैंने बताया था बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी की खास बात ये, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में हमारा है जॉर्ज यूले, हेनरी कॉटन, विलियम बेडरबर्न, एनी बेसेंट। ये चारों ही चारों ऐसे व्यक्ति हैं, इन पांचवा का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है सिवाय एनी बेसेंट के अलावा जो विदेशी बना हो कांग्रेस का अध्यक्ष। इनकी खास बात यह है कि चारों ही चारों यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, चारों की चारों अंग्रेज हैं, और इन सब में आपको ऐसा व्यक्ति छांटना है जो पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो। और इसमें हमारे सही उत्तर आ चुके हैं, जिसमें पहला उत्तर ज्यादातर लोगों ने दिया है जॉर्ज यूले, और इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा जॉर्ज यूले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया, महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया? हालांकि मैंने अभी जब डिस्कस किया था कांग्रेस के बारे में उसमें नहीं कराया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे उसको रख दिया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया? बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो, कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था।
कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था 1889 यानी कि 1889 में। और इस अधिवेशन की खास बात ये थी, इसमें पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। यानी कि 1888 इलाहाबाद के अधिवेशन तक कांग्रेस के अंतर्गत किसी भी महिला ने हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस में पहली बार जो हिस्सा लिया महिलाओं ने वो मुंबई या सॉरी बम्बई अधिवेशन 1889 में लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो ये होगा, कांग्रेस के अधिवेशन में जब महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया था तो उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे, मुंबई 1889 अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, यहाँ पे मैंने उसको देखो लिख दिया है, वो है विलियम बेडरबर्न। 1889 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरबर्न ने की थी। इस अध्यक्षता की खास बात या फिर इस अधिवेशन की खास बात ये रही है कि इसमें पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला है, अगला जो इसमें है, निम्न में से किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? क्वेश्चन का उत्तर सब लोग देंगे और सारे के सारे लोग अभी मुझको कमेंट करके इस बारे में बताएंगे। हाँ भाई, तो देखो, निम्न में किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? तो कहाँ मैं आ जाता हूँ, तो ये जो है कमेंट किया था कांग्रेस के ऊपर, वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाता है वो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम पार्टी अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन की खास बात ये थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी धर्म से संबंधित थे। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले पारसी व्यक्ति थे जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी भाषण का कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी भाषण का प्रयोग किया गया या हिंदी भाषा में भाषण दिए गए? तो अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था 1888 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की खास बात ये थी, इस अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो पहली बार अंग्रेज अधिकारी ने की थी जिसका नाम जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले के कार्यकाल की एक जो चौंकाने वाली घटना थी वो ये थी, वो अंग्रेज था लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पहली बार इलाहाबाद अधिवेशन में ही हिंदी भाषा में भाषण दिए गए थे। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। यहाँ तक भी सारे लोगों को क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी अगर मन में बाकी रह गया हो, कुछ भी कसर अगर बाकी रह गई हो ना, तो मुंह खोल के भाई बोल दो। अगर नहीं, मुंह को नहीं खोलोगे ना तो फिर पछताते रहोगे। तो सारे के सारे लोग ना कमेंट कर दो। और अगर इसको किसी को भी ना इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, जो भी अपनों ने मैटर तैयार किया, अगर किसी को लग रहा है ना नहीं बनाना हमको नोट्स वगैरह, वैसे बनाते रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये पूरा का पूरा मैटर अगर तुमको ऐसे ही चाहिए तो सारे के सारे लोग ना टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। अशोका एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है बना हुआ, उसी पे से जाकर के ये टेलीग्राम चैनल से ना डाउनलोड कर लो। और वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहां से जाके ये सारा का सारा आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। अभी 2-1 मिनट के लिए मैं और हूँ, किसी का कोई भी डाउट कुछ भी हो तो बता दो। ठीक है, भी क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।